अस्सलाम वालेकुम मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, आप एक टर्मिनोलॉजी बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं। हर एक बोलता है कि फूड पॉइजनिंग, फलाने को फूड पॉइजनिंग हो गई। फूड पॉइजनिंग है क्या चीज़, ये होती क्यों है, किन खुराकों से होती है, इसकी अलामात क्या है, इसका इलाज क्या है, आया ये जानलेवा है या नहीं है, और इसका इलाज कैसे किया जाए। आज की वीडियो जो है उसमें मैं आपको फूड पॉइजनिंग के बारे में बताना चाह रहा हूँ और आप यकीनन इसको गौर से सुनेंगे और आखिर तक देखेंगे। ख़वातीन और हज़रात, फूड पॉइजनिंग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की खुराकें जो हैं उनके ज़रिए अगर हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया, मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस या मुख्तलिफ़ किस्म के इवन पैरासाइट्स अगर वो एंटर होते हैं और वो हमारे निज़ाम इंहिज़ाम पर असरअंदाज होकर हमें डायरिया, वॉमिटिंग और इस तरह के एब्डोमिनल क्रैम्प्स और इस तरह के और सिचुएशन से वो हमें हमकिनार करते हैं, सो इसको फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। अब फूड पॉइजनिंग जो है वो बैक्टीरियल एजेंट से भी हो सकती है, वायरल एजेंट से भी हो सकती है और पैरासिटिक एजेंट से भी हो सकती है, लेकिन उसमें यह है कि जो खुराक आप ले रहे हैं उसके ज़रिए आपको ये जो वायरस है या बैक्टीरिया है या पैरासाइट्स है या इवन फंगस है वो आप में मुंतकिल हो जाए और आपका पेट ख़राब हो जाए और इस तरह की और सिचुएशंस क्रिएट हो जाए, तो उसको फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। फूड पॉइजनिंग में जो कॉमनेस्ट बैक्टीरिया पाए जाते हैं ख़वातीन और हज़रात, उसमें ई कोलाई हो सकता है, साल्मोनेला हो सकता है और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ किस्म के और बैक्टीरियल एजेंट्स और वायरल एजेंट्स हो सकते हैं। इवन जो फंगस के स्पोर्स हैं वो भी जिस्म में मुंतकिल होकर आपको फूड पॉइजनिंग का शिकार कर सकते हैं। अब आते हैं कि फूड पॉइजनिंग कैसे होती है और ये कब आपको पता चलता है कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है। फूड पॉइजनिंग का जो ड्यूरेशन है ख़वातीन और हज़रात वो 30 मिनट के कम से कम अरसे से लेके 8 हफ्ते तक वो आपको हो सकता है। जो जरासीम है उन पर डिपेंड करता है कि वो जाते हैं, वो कितनी जल्दी जो है तो अपना उनका इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म होता है, वो कितनी जल्दी फैलते हैं, कितनी जल्दी आपके इंटेस्टाइन्स को और आपके निज़ाम इंहिज़ाम को मुतासिर करते हैं। ये डिपेंड करता है और ये एज लो एज 30 मिनट्स टू एज हाई एज 8 वीक्स ये असरअंदाज हो सकते हैं। जब आपको फूड पॉइजनिंग होती है, इनिशियली क्या होता है कि आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स होने लगते हैं, आपको पेट में दर्द होने लगता है और इसके बाद जो है तो आपको दस्त स्टार्ट हो जाते हैं, आपका पेट नरम हो जाता है और शदीद किस्म के दर्द के साथ आपको पानी की तरह दस्त आते हैं। और ये इतनी जल्दी आती हैं कि आपको एक दस्त के एपिसोड और दूसरे दस्त के एपिसोड के दरमियान कभी कभी 10 मिनट का टाइम भी नहीं मिलता और आप वॉशरूम आते जाते हैं। और जब 2-3-4 मरतबा आप वॉशरूम जाते हैं सो आपकी बॉडी से इतना वॉल्यूम लॉस हो जाता है, इतना फ्लूइड आपका लॉस हो जाता है और उसके साथ साथ इतने जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और आपकी बॉडी के नमकियात हैं उनका लॉस हो जाता है कि आपके लिए उठना महाल हो जाता है। और इसके बाद जो है बाज़ औक़ात अगर ये अपर जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है यानी स्टमक को भी अगर आप सेट कर दें तो उसके साथ साथ आपको शदीद किस्म की उल्टियाँ भी आ सकती हैं और ये उल्टियाँ इतनी शदीद होती हैं कि किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करती और बहुत ज़्यादा होती हैं। दस्त के साथ साथ आपको पानी की कमी आ सकती है, लेकिन जैसे आप उल्टियाँ स्टार्ट करते हैं उसके साथ साथ आपको नमकियात की शदीद किस्म की कमी का सामना करना पड़ सकता है और आपकी हालत इतनी गैर हो सकती है कि डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, गले का खुश्क हो जाना, मुंह का खुश्क हो जाना और इतना डिहाइड्रेट हो जाना कि आपका ब्लड प्रेशर इस हद तक गिर जाए कि खुदा न खास्ता आप शॉक में चले जाएं और आपको फिर रग के ज़रिए, शरियान के ज़रिए, ड्रिप्स के ज़रिए आपको ये फ्लूइड और ये नमकियात मुंतकिल करनी पड़ सकती हैं। उस हालत तक पहुँचते पहुँचते अक्सर औक़ात ये होता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर इतना गिर जाए कि आपको सेप्टिक शॉक हो जाए तो उसके साथ साथ आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से हमकिनार होना पड़ सकता है, जिसमें रीनल फेलियर और आपके गुर्दे के जो फंक्शंस हैं वो शदीद तरह से मुतासिर हो सकते हैं। इन एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डायरिया और वॉमिटिंग के साथ साथ आपको शदीद बुखार भी हो सकता है और आप इंतहाई लागर और कमज़ोर महसूस करने लग सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, इसके अलावा जो है और चीज़ें जो इसके साथ होती हैं वो ये है कि आपका जो कान है वो बजने लगते हैं, आपका जो मेंटल स्टेटस है वो नूदगी छा जाती है और इसी तरह जो है तो आप शदीद किस्म की कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं और आपको समझ नहीं पड़ रही होती कि आपके साथ हो क्या रहा है। बाज़ औक़ात जो है तो पखाने के साथ यानी वो जो पानी की तरह बह रहा है उसके साथ खून भी आ सकता है और ये भी जो है तो फूड पॉइजनिंग की अलामात में से एक अलामत हो सकती है। अब आते हैं खुदा न खास्ता कि अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाए आपके घर में या आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपको या आपके किसी प्यारे को फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है और किस तरह से उसको मैनेज करना है। सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो है बंदे की फिज़िकल उसका टेम्परेचर। तो आपने उसका एक टेम्परेचर एतदाल पे रखना है, उसको ऐसे टेम्परेचर वाले रूम में रखना है जहाँ पे टेम्परेचर मोतदिल हो, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो। और इसके साथ साथ ही आपने उसको
मशरूबात का इस्तेमाल शुरू करा देना है जिसमें चीनी वगैरह शामिल ना हो, क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स या इस तरह की मशरूबात देंगे, चीनी वगैरह इसमें शामिल होगी, इसके साथ साथ एब्डोमिनल क्रैम्प्स बढ़ सकते हैं। सो पानी का आप इस्तेमाल करा सकते हैं। ORS यानी निमकोल, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करा सकते हैं कि आपका पेशेंट जो है उसमें पानी की और नमकियात की कमी वाक़या ना हो। आपका पेशेंट अगर ओरली टॉलरेट नहीं कर सकता और वो बार बार उल्टी कर रहा है या वो बार बार जा रहा है, सो अगर उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हैं, आप अपने पेशेंट को कोई एंटी एमेटिक गोली यानी कोई उल्टियों वाली गोली भी दे सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी वो उसको भी उल्टी कर रहा है तो आप उसके लिए कोई एंटी एमेटिक जो कि इंजेक्टेबल हो उसका इंतज़ाम कर सकते हैं और इंजेक्टेबल एंटी एमेटिक उसको दे सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, ज़्यादातर जो फूड पॉइजनिंग के केसेस हैं वो तकरीबन घंटे 1.5 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर अंदर वो रिजॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादातर वायरल होते हैं और थोड़े से बुखार के साथ और 2-4 एपिसोड्स ऑफ डायरिया और वॉमिटिंग के बाद वो सेटल होने लगते हैं, लेकिन कमज़ोरी उनकी बहरहाल कुछ दिनों तक बरकरार रहती है। लेकिन कुछ इन्फेक्शंस जिस तरह मैंने कहा साल्मोनेला टाइफी या इस तरह की ई कोलाई वगैरह के इन्फेक्शन जो हैं वो कभी कभार ज़्यादा अरसे तक रह सकते हैं और आपको डायसेंट्री भी दे सकते हैं, यानी आपका जो पखाना है उसमें खून भी आने लग सकता है। सो इसके लिए फिर अगर आपको ये अंदेशा पड़ता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी कराया जा सकता है जो कि ओरल या IV सूरत में आपको दी जा सकती है। लेकिन जो सबसे बुनियादी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए अगर आप समझते हैं कि आपके घर में किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई है, सो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड, ORS और इन चीज़ों का इस्तेमाल कराएं। आपके पेशेंट अगर 4-5 मरतबा से ज़्यादा एपिसोड्स उनको डायरिया के आते हैं या वॉमिटिंग उनकी कंट्रोल नहीं हो रही, सो सबसे बेहतरीन और बुनियादी चीज़ जो आपने करनी है वो ये करनी है कि अपने पेशेंट्स को हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के पास लेके जाना है, क्योंकि इससे पहले कि आपका पेशेंट कोलैप्स हो, आपके पेशेंट का ब्लड प्रेशर गिर जाए, आपका पेशेंट जो है डिहाइड्रेट हो और फिर उसमें रगे ढूंढना, शरियाने ढूंढना मुश्किल हो, उसमें कैनुला पास करना मुश्किल हो और उसका जो फिर फ्लूइड या वॉल्यूम लॉस हुआ है उसको रिप्लेस करना मुश्किल हो, सो इससे पहले आप अपने पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाएं ताकि बर वक्त आपके पेशेंट का मुआयना किया जा सके, बर वक्त आपके पेशेंट की असेसमेंट की जा सके कि उसमें नमकियात की कमी किस हद तक है, उसमें पानी की कमी किस हद तक है और आया उसको किसी एंटीबायोटिक IV या ओरल की ज़रूरत है या नहीं है। सो वो आपका डॉक्टर बेहतर समझता है। सो जब भी किसी को खुदा न खास्ता फूड पॉइजनिंग हो वो हरगिज़ इसको हल्का ना ले और सबसे ज़रूरी चीज़ जो करनी है अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। उम्मीद करता हूँ कि इन बातों पर अमल करके आप एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी